हेलो फ्रेंड्स। आज की ये चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ और ये चर्चा जो है वो है डेटा से रिलेटेड। और देखिएगा, आजकल आप लोग बहुत बार ये सुनते होंगे कि डेटा इज़ किंग और डेटा इज़ फ्यूचर। देखिएगा, हम लोग एक बात जो है अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, मैं अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के दौरान, चाहे वो सीए है, चाहे वो सीएमए थी, या बाकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में हमने पढ़ा, उसमें एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट थी, वो थी मार्केटिंग। और मार्केटिंग के अंदर चाहे फिलिप कोटलर को पढ़िए या आप किसी भी बड़े ऑथर को आप पढ़ेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि भाई विदाउट मार्केटिंग कुछ भी कंपनी प्रोड्यूस कर ले, कंपनी जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में। तो जो मार्केटिंग है वो वास्तव में कंपनी की ग्रोथ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने जो है जगह ली है और जो कंज्यूमर और सेलर या हम कहें प्रोड्यूसर के बीच में जो एक रिलेशन है, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल है। चाहे आप क्लासरूम की बात करिए कि भाई क्लासरूम, जब आपने देखा कि कोविड में जो सिचुएशन थी तो क्लास कैसे चल रही थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रही थी। आज आप अपनी शॉपिंग कहाँ से कर रहे हैं? अमेज़ोन से कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट से कर रहे हैं, जियो से कर रहे हैं, या ब्लिंकिट से कर रहे हैं, या बाकी फोरम से कर रहे हैं। आपका क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, क्या आप चीज़ खरीदना चाहते हैं, किस तरीके का आप आइटम खरीदते हैं, किस तरीके की आइटम्स के आप पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ उन ऐप के ऊपर चला जाता है जब आप उनको सर्च करते हैं या वहाँ से जब कोई सामान मंगाते हैं। तो सबसे खास बात ये कि जो मार्केटिंग के अंदर जो प्रिंसिपल्स होते थे कि हम जाके पहले सर्वे करते थे, मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसको प्रमोट करते थे, फ्री सैम्पलिंग करते थे और 4P प्रिंसिपल को अप्लाई करते थे, वो सब चीज़ें आज भी हैं। लेकिन उन सब के ऊपर एक ही चीज़ थी, हम डेटा कलेक्ट करते थे फिजिकल फॉर्म में जाके। अब वो जो डेटा था वो पहले भी किंग था, अभी भी किंग है। लेकिन अब जो डेटा है उसका एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते थे? हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे। स्टैटिस्टिक्स में क्या करते थे? डेटा को कलेक्ट करते थे, अपने उनको ऑर्गेनाइज करते थे, अरेंज करते थे, उनसे मीन निकालते थे, मीडियन निकालते थे, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालते थे, या कुछ इंडेक्सेस तैयार करते थे, या टाइम सीरीज़ के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करते थे और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन उन सब के बाद अब जो चीज़ें हैं वो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है और जिसके पास डेटा है वो किंग है। और डेटा खाली होने से काम नहीं चलेगा, डेटा के ऊपर काम भी करना पड़ता है। तो डेटा एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे समय में भी और ख़राब समय में भी काम करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी कोचिंग क्लासेस के अंदर जब भी ऐसा लगता था कि भाई कोचिंग के बिजनेस में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं या एक स्लो डाउन आ रही है, या हम ये सिंपल भाषा में कहें कि रिसेशन आ रही है, तो हम क्या एक्शन लेते हैं? हम एक ही एक्शन लेते हैं कि हम डेटा पर ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव करते हैं। मान लीजिएगा हम सीए की कोचिंग में है या सीएमए की कोचिंग में है, तो हम कोशिश करते हैं कि जिनके एडमिशन हो वो डेटा हमारे को मिल जाए। उन डेटा के ऊपर हम फिर क्या काम करते थे? उनको मैसेज करते थे या उन पर कॉलिंग कराते थे और फिर वहाँ से जो है अपनी सेल जनरेट करते थे। तो जब मतलब आपको चैलेंजेस फेस होंगे, आप डाटा पे ज़्यादा काम करेंगे, और जब आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस स्मूथली चल रहा है तो आप शायद इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस ना करें। बट आज की डेट में ग्रोथ विदाउट डेटा नहीं हो सकती और मैं मानता हूँ कि डेटा इज़ किंग। अब इस डेटा का एनालिसिस भी करना पड़ता है और डिफरेंट टाइप्स के जो है एनालिसिस होते हैं। आपका कस्टमर क्या पसंद करता है? अगर मौसम बदल गया तो लोग क्या पसंद करेंगे? अगर गर्मी ज़्यादा हुई तो बियर की डिमांड क्या होगी? सर्दी ज़्यादा हुई तो लिकर की डिमांड कितनी हो सकती है? लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे हैं? माल एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, उसके क्या डेटा उपलब्ध है? कितनी बुकिंग हुई है? कितना माल सप्लाई हो रहा है? कितना जो है आपको उपलब्ध हो जाएगा? लॉजिस्टिक की क्या सिचुएशंस है? डिमांड की क्या फोरकास्टिंग है? इन्वेंट्री आपके गोदाम में कितनी है? आपको कितनी इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी कि जो आप दिवाली की सेल करने के लिए, जैसे आपने देखा दिवाली पे तो एकदम डिमांड आ जाती है, लेकिन दिवाली की तैयारी तो 2 महीने 3 महीने पहले हो जाती है। तो बहुत दुकानदार ऐसे होते हैं उनका दिवाली पे सामान ही खत्म हो जाता है और वो 1 या 2 दिन वो कहते हैं यार सेल तो मेरी भी और हो जाती, लेकिन वो डेटा नहीं कलेक्ट कर पाते कि कितना कस्टमर आएगा। तो ये जो
और कुछ दुकानदारों के साथ ऐसा होगा कि इतना ज़्यादा माल रख लेते हैं कि भाई वो इस दिवाली पे तो बिका नहीं, अगली दिवाली पे बेचना पड़ेगा। तो डेटा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डेटा में फोरकास्टिंग भी है, नेटवर्क भी है। इसी तरीके से जब हम फाइनेंस को मैनेज करते हैं तो फाइनेंस के अंदर भी सेम है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलेगा, जैसे आजकल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चर्चा है कि क्या ग्रोथ हो सकती है बिजनेस के अंदर, बिजनेस में क्या चैलेंजेस होते हैं, वो सारे डेटा, चाहे कस्टमर से रिलेटेड डेटा है, चाहे मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा है, चाहे सप्लाई चेन से रिलेटेड है, चाहे फाइनेंस से है, चाहे आपके एचआर है कि भाई लोग नौकरी छोड़ के जाएंगे तो किस तरीके के लोग रखने हैं, नौकरी लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, किस तरीके के ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये सब डेटा के ऊपर है। तो पहले डेटा रजिस्टरों में लिखा जाता था, कॉपियों में लिखा जाता था, फिर कंप्यूटर्स में लिखा जाने लगा। अब उस डेटा लिखने से काम नहीं चलेगा। डेटा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन उस डेटा का एनालिसिस करके एक प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन आप जब तक नहीं लेके आएंगे तब तक आप अपने धंधे को कैसे ग्रो करेंगे। तो जो कंपनियां डाटा एनालिसिस करती हैं उस तरीके की कंपनियों में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन स्कोप है। और कुछ कंपनी इंडिया में ऐसी हैं जो डाटा एनालिटिक्स के बिजनेस में, लेकिन इंडिया में काम नहीं करती, क्योंकि इंडिया में जो पैसे मिलते हैं डेटा एनालिटिक्स में वो बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए वो कंपनी यूएस के मार्केट में, और यूएस के मार्केट के अंदर जो कंपनियां हैं वो सब समझती हैं कि भाई किस तरीके से हमें जो है डेटा इंपॉर्टेंट है। अब डेटा कौन को, डेटा एनालिटिक्स का काम किस कंपनी को, देखिएगा ध्यान समझिए, जो कंपनी खुद सॉफ्टवेयर बना रही है उसको भी डेटा की ज़रूरत है, क्योंकि उसको डेटा क्या चाहिए कि भाई किस तरीके का सॉफ्टवेयर कस्टमर को चाहिए। जो कंपनी टूथपेस्ट बना रही है उसको भी डेटा की ज़रूरत है कि भाई किस तरीके के लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है। कोई कंपनी साबुन बना रही है, फ्रिज बना रही है, कोई कंपनी बिजली का सामान बना रही है, टीवी बना रही है, एसी बना रही है, कुछ भी बना रहे हो, कोई सर्विसेज बेच रहे हैं आप, पीएमएस सर्विसेज बेच रहे हैं आप, कोई म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं, आपको लोगों की हायरिंग की सर्विस, किसी भी तरीके के बिजनेस में चले जाओ आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी। और डेटा ऐसा जो एनालिसिस करके, एनालिटिक्स करके आपको एंड यूज़र को दे दिया जाए कि जिससे कि वो अपने डिसीजंस में जो है मार्केट में सबसे अच्छे ले सके, यानी कि बेस्ट डिसीजंस ले सके। तो इस तरीके से जो डेटा एनालिटिक्स की जो कंपनीज हैं आईटी स्पेस में, मुझे लगता है कि इस तरीके की कंपनी में बेहतरीन संभावनाएं हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब भी आप अपने पोर्टफोलियो की तरफ फोकस करें तो इस तरीके का एक शेयर आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, और उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी कम से कम होनी चाहिए। देखिएगा, वैसे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए कि कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि ये जो सेगमेंट है ये 20 से 30% की रेट से ग्रो करने वाला है अगले 5 से 10 साल के बीच में। और जो सेक्टर 20 से 30% की रेट से ग्रो करे उसमें जो भी दिग्गज कंपनियां हैं उसको आप पकड़ लीजिए और उसके साथ आप टाइम स्पेंड करिए। मुझे लगता है कि इस तरीके के जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स जो हैं देंगे। इस तरीके का एक शेयर हमने अपने अल्फा मेंबर्स के साथ भी शेयर किया है, वो मैं अभी आपके साथ भी शेयर करूंगा, और उसकी जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और आप मुझे बताइए कि इस सेगमेंट में कौन सी कंपनी बेहतर है, और कोई ऐसी कंपनी जो स्पेशलाइज इसी में है, जिसके प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, बेशक से वो नई कंपनी हो, पुरानी कंपनी हो, और जिसमें ग्रोथ के पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ग्रोथ वाली जो सेगमेंट होती है उसी में पैसे बनते हैं। और जब कोई नई बिजनेसेस आते हैं, नए एरियाज़ आते हैं जिसमें एक समय तक ग्रोथ रहती है और कोई सेचुरेशन नहीं होती है, वहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे पैसे इन्वेस्टर के भी बनते हैं, वो कंपनी भी बहुत अच्छे से ग्रो करती है। और लेकिन उस सब के बीच में, उस ग्रोथ के बीच में कंपनी का पोटेंशियल होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी इतनी होनी चाहिए कि वो नए क्लाइंट्स को एक्वायर कर सके, उस ग्रोथ से ज़्यादा जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है उससे अच्छा कर सके। तो इस तरीके की जो कंपनी अगर अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे तो मुझे लगता है कि बेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और आप अपने पोर्टफोलियो का देखिए कितना रख सकते हैं। मुझे लगता है कि 5% आपके पोर्टफोलियो का इस तरीके के शेयर्स हो सकते हैं, एक हो सकता है या वो कम्बिनेशंस हो सकते हैं कुछ कंपनीज के। और इसके अलावा जो है कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे लगता है कि जो आपकी एक महीने की जो भी अर्निंग्स है, खर्चे काटने के बाद नहीं, ग्रोस अर्निंग्स है, उतना तो कम से कम एक शेयर्स जो है आपके पोर्टफोलियो में
होना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल में आपको केमिकल, फार्मा या ट्रेडिशनल आईटी मैं नहीं बता रहा हूँ। हालांकि मुझे आईटी में भी बहुत तरीके की जो कंपनियां पसंद है जिनमें बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हमें लगता है कि आने 8 से 10 साल में। लेकिन मेरा एक एरिया इस कंपनी के ऊपर है। आप बताइए कौन सी कंपनी है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। और तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। तो कोशिश करते हैं कि अभी 1 या आधे घंटे के बाद आपको उसका नाम भी मिल जाएगा और वो कंपनी के बारे में मैं आपको बताता हुआ भी नजर आऊँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।